Hello guys, good evening. Welcome back to my YouTube channel Basic Math Teach. This is मोहम्मद अफजल. आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे. इसके पहले जो है मेरा जो चैप्टर रहा है वो परसेंटेज से रहा है. परसेंटेज हम लोग का फिनिश हो चुका है. और जो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको आप कहते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, हम लोग पढ़ चुके हैं. और प्रतिशतता वाला भी हम लोग पढ़ चुके हैं. और उसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस वाला यानी लाभ और हानि वाला भी चैप्टर पढ़ चुके हैं. उसी से रिलेटेड जो है हम लोग भी जो है एक हर साल जो है, अगर हम सैलरी पर्सन की बात करें तो हर साल जो है हम लोग टैक्स जमा करते हैं. तो आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं कि ये टैक्स क्या होते हैं, टैक्स कितने प्रकार के होते हैं और कैसे ये टैक्स जो है लागू किए जाते हैं, कैसे मिलते हैं. तो उस पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों. चलिए थोड़ा सा बात करते हैं, टैक्स वाले पे भी बात कर लिया जाए. आज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में और हमारे देश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ रोल प्ले करता है, टैक्स. तो टैक्स जो है कर की हम बात करेंगे. टैक्स की बात करेंगे जो हर इंसान देता है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, किसी न किसी रूप में हर सिविलियन जो है हमारे देश का वो टैक्स पे करता है, टैक्स देता है किसी न किसी. और वो चाहे डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से दे या अप्रत्यक्ष रूप से दे, लेकिन देना तो पड़ता ही है दोस्तों. ओके, चलिए अब टैक्स क्या होता है. तो टैक्स एक ऐसा शुल्क होता है जो सरकार द्वारा लगाया जाता है. और किस पे लगाया जा सकता है? वो पर्सनल व्यक्ति पर भी लगाया जा सकता है, संगठन पर भी लगाया जा सकता है, या कोई फॉर्म्स है वो फॉर्म्स पर भी लगाया जा सकता है. ठीक है, यानी एनजीओ पर भी फॉर्म पर भी लगाया जा सकता है टैक्स. ठीक है, तो टैक्स आप समझ गए कि टैक्स क्या होता है. तो टैक्स क्या है? एक ऐसा शुल्क होता है जो सरकार द्वारा लगाया जाता है. और टैक्स की बात करें, अगर इंडिया के हम अपने भारतीय इतिहास में बात करें टैक्स की, तो 1880 में इसके टैक्स की शुरुआत की गई थी. और 1886 में यानी 1 अप्रैल 1886 देखेंगे तो हमारे भारत में जो है टैक्स की जो है एक टैक्स प्रभावी हो चुका था. लेकिन 1961 में जो है एक भारतीय कर प्रणाली जो है अधिनियम बना. तो मैं बात कर रहा था टैक्स की. तो टैक्स जो है अस्थायी रूप से देखा जाए, हमारे भारतीय कर अधिनियम, भारतीय कर प्रणाली अधिनियम जो है 1961 में जो है ये जो है अधिनियम बन जाता है, हमारे कानून से जुड़ जाता है. और भारत में जैसे टैक्स प्रणाली का अगर जनक कहा जाए तो डॉक्टर विजय केलकर को कहा जाता है. डॉक्टर विजय केलकर को कहा जाता है. किसके? तो जीएसटी की कहा जाता है दोस्तों, जीएसटी. और साथ साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जो है हमारे जीएसटी जो है हमारे देश में जो लागू है उसका श्रेय जो है हमारे जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है. ठीक है, तो उसके बाद हम टैक्स की बात करेंगे. कुछ टैक्स के ऐतिहासिक पहलू पर भी हम लोगों ने बात किया, चर्चा किया. ठीक है, तो भारतीय टैक्स अधिनियम, भारतीय कर प्रणाली अधिनियम आप देखेंगे 1961 इसी टैक्स कर प्रणाली जो है यानी टैक्स सिस्टम जो है अधिनियम जो है ये 1961 वाला जो है चल रहा है. और टाइम टू टाइम उसमें संशोधन होता रहा है. और फिर इधर जो है आपने देखा कि 1 अप्रैल 1917 में जीएसटी आपका लागू होता है. लेकिन जीएसटी का भारत में जो विचार किसने प्रस्तुत किया था? सर्वप्रथम जो है. लेकिन जीएसटी का भारत में जो लागू होने का जो श्रेय जाता है वो जाता है डॉक्टर विजय केलकर को. लेकिन इसका श्रेय जो है हमारे भूतपूर्व जो है प्रधानमंत्री जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी जाता है, जिन्होंने जो है जीएसटी को जो है विचार सबसे पहले उन्होंने प्रस्तुत किया था कि जीएसटी हमारे देश में लागू होना चाहिए. जीएसटी मीन्स जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, शुल्क एंड वस्तु एवं सेवा कर जिसे कहते हैं, वो लागू होना चाहिए. और उसी के साथ 19 इधर जो बात करेंगे कि जब बीजेपी की सरकार बनी 2014 में, तो उसके बाद जो है 2017 में यानी 1 अप्रैल 1917 में जो है आपने देखा कि जो है ये जीएसटी जो है हमारे देश में फुली लागू हो जाता है.
अब तो हम बात करेंगे कर की। कर ये कितने प्रकार का होता है? तो कर जो है दो प्रकार के होते हैं। एक जो है आप कहते हैं प्रत्यक्ष कर कहते हैं, प्रत्यक्ष कर, और एक अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर जिसे आप इसको कहते हैं, इंग्लिश में अगर बात करें तो डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स। और ये इनडायरेक्ट टैक्स। अब कर तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि कर जो है एक ऐसा शुल्क है जो भारत द्वारा अपने प्रत्येक नागरिक पर लगाती है, और संगठनों पर भी लगाती है और फर्मों पर भी लगाती है, जो उनको हर हाल में देना ही होता है। ठीक है, और ये क्यों देना होता है? क्योंकि जो है ये टैक्स से ही जो है हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। ये जो सार्वजनिक कार्यों के लिए लिया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है ये टैक्स जो है, जो कर होते हैं, और ताकि फिर वो सार्वजनिक कार्यों में उन पैसों को लगाया जा सके जिससे हमारा देश जो है तरक्की करे। ठीक है, तो बहुत जरूरी है, देखा जाए तो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है टैक्स को पे करना। तो अब ये दो प्रकार के टैक्स देख पा रहा है कि प्रत्यक्ष कर है और एक अप्रत्यक्ष कर है। इसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत इस टैक्स को जो है क्या होता है कि व्यक्तिगत जितनी आय होगी किसी व्यक्ति की, आय पे लगाया जाता है। ठीक है, धन या संपत्ति पे लगाया जाता है, संपत्ति पर, धन संपत्ति पे लगाया जाता है। ठीक है, आय और धन संपत्ति पे ये लगाया जाता है, यानी इसको जो है किसी व्यक्ति पे लगाया जाता है। दोस्तों व्यक्ति पर, याद रहे ये किसी व्यक्ति पे लगाया जाता है, व्यक्ति पे लगाया जाता है। और ये इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को हर हाल में ये टैक्स देना ही होता है, क्योंकि वो टैक्स उसी के नाम से देना आता है, बिल आता है जिसको, या रजिस्ट्रेशन होता है उसी नाम से देना होता है, जो गवर्नमेंट की जो साइट है उस साइट पे करना होता है, पेमेंट करना होता है। और अप्रत्यक्ष कर है तो ये जो अप्रत्यक्ष कर जो है ये क्या होता है कि ये कंपनियों, फर्मों यानी वस्तुओं पर लगाया जाता है। दोस्तों वस्तुओं पर कह सकते हैं आप इसको, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी इसी के अंतर्गत आते हैं, जीएसटी भी जो है आपका इसी उस पर आता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है इनडायरेक्ट जो टैक्स है यानी अप्रत्यक्ष कर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी इसी में आता है, हर वस्तु पे होता है। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है वो अपने दूसरे व्यक्ति पे जो है ये टैक्स के लिए थोप देता है, कह सकते हैं। यानी गवर्नमेंट क्या करती है कि एक व्यक्ति पे लगाती है, इस व्यक्ति की जो भी इनकम है इस पे टैक्स लगा दिया, इसके सामान पे लगा दिया। अब वो सामान जो खरीदेगा, यानी जिसको कहते हैं आप कस्टमर, ग्राहक, अब ये ग्राहक जब सामान खरीदेगा तो इसको हर हाल में जो है टैक्स पे करना ही होगा। यानी ये जो अपना टैक्स जो है वो दूसरे पे थोप दिया। ठीक है, तो ये चीज हमको याद रखना है कि ये अप्रत्यक्ष कर जो है इसमें गरीब और अमीर सभी को देना ही होता है, हर हाल में देना होता है। लेकिन ये व्यक्तिगत जो है ये टैक्स जो है ये व्यक्तिगत होते हैं जो हमको देना होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे इसी क्रम में जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए थोड़ा टैक्स की बात करूंगा मैं, यानी एक सैलरी पर्सन की बात करूंगा कि एक सैलरी पर्सन जो है जिसे आप कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, वो कैसे पेमेंट करता है, वो कितना इनकम होता है तो कितना देता है, जिसको हम बोलते हैं टैक्स स्लैब बोलते हैं। तो टैक्स स्लैब की मैं बात करूंगा। टैक्स स्लैब जो क्या होता है कि हर साल जो है गवर्नमेंट उसमें कुछ जो है अमेंडमेंट यानी संशोधन करती है, निर्धारित करती है, डिटर्मिनेशन करती है। तो वो टैक्स स्लैब की मैं बात करूंगा। और टैक्स स्लैब जो है इसमें हर वित्तीय वर्ष जो है वो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम टैक्स अदायगी करते हैं, एक सैलरी पर्सन होने के नाते हम लोग टैक्स अदायगी करते हैं। और वो जो टैक्स स्लैब है, टैक्स स्लैब दो तरह का है, और उसमें जो है
जो फाइनेंशियल ईयर एक बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर अभी हम लोग जो हम लोगों ने किया है वो 2024 से 2025 तक किया हमने है। और एक होता है असेसमेंट ईयर, ठीक है, जिसको निर्धारित वर्ष कहते हैं, तो वो एक साल आगे होगा दोस्तों, ये 25 से 26 होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चलिए, अब गवर्नमेंट जो निर्धारण है टैक्स स्लैब, वो पुराना और नया दो साथ साथ चल रहे हैं। तो पुराने वाले पे मैं बात करना चाहूंगा। तो पुराना वाला जो टैक्स स्लैब है वो जीरो से 2,50,000 तक जो है वो कितना है, 0% है। उसी तरह से फिर 2,50,000 से, यानी 2,50,001 रुपया से 5 लाख तक, 5 लाख तक कितना है, तो आप कहेंगे 5% है। फिर 5 लाख से 5,01 रुपया से 10 लाख तक, 10 लाख तक कितना है, तो आप कहेंगे 20%। अब फिर 10 लाख से 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से एबव यानी ऊपर, अब ये हो जाएगा आपका 30%, ठीक है। तो ये हमारी जो है टैक्स स्लैब के जो है कैसे टैक्स हमारा बनता है, पुरानी पद्धति, पुराना स्लैब यही है, यही। तो अब हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाता है कि ये कैसे होता है। चलिए, मान लिया कि हमारा जो सैलरी है वो 9,50,000 है, ठीक है, हमारी ये कुल सैलरी है, ठीक ना। तो अब कुल सैलरी तो हमारा ये उतना हो गया, ठीक है। तो अब इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना दे रही है गवर्नमेंट, स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी एसडी कितना छूट देती है, तो हमारा 50,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, ठीक है, 50,000 आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है। और 80C के अंतर्गत कितना है कुल इन्वेस्टमेंट, आप कितना कर सकते हैं, तो आप बताएंगे 1.5 लाख जो है आपका कुल इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये 2 लाख जो है आपका कुल इन्वेस्टमेंट हो गया, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, और फिर उसमें एनपीएस में आपका कुल माइनस अगर होता है तो सिर्फ 50,000 जो है आप सीधे अपने मूलधन से यानी अपने वेतन से सीधे 50,000 आपको फायदा मिलेगा, रिबेट मिलता है। 50,000 तक जो है एनपीएस जो है आप सीधे अपने इनकम से माइनस कर देंगे, यानी छूट मिलेगा 50,000 तक। अगर आपका एनपीएस 80,000 कटा है, ठीक है, तो उसमें से 50,000 तो आपका एनपीएस सीधा लाभ मिलेगा, लेकिन जो और 30,000 बचेगा दोस्तों, वो 30,000 जो है 80C के अंतर्गत आगे जुड़ेगा, यानी 180 में जितना कम रहेगा, 10,000 कम है तो उस 30,000 में से 10,000 जुड़ जाएगा, बाकी 20,000 का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ओवरऑल अगर ये मान लीजिए 1,20,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 30,000 कम है 1.5 लाख में, तो आप क्या करेंगे कि अगर एनपीएस आपका 80,000 है तो उसमें से 30,000 जो है आगे सीधे जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है, पूरा जुड़ जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे बात को। तो 50,000 आपका माइनस है, तो 50,000 जो है और इसमें आपको ऐड हो जाता है 0,0,0,0, तो ये हो जाता है कुल डिडक्शन जो है वो 2,50,000 जो है ये माइनस हो जाएगा आपके इस अमाउंट से, ठीक है। तो और कोई डिडक्शन हो सकता है, मेडिकल भी हो सकता है, कुछ और भी डिडक्शन हो सकते हैं, लेकिन जनरली यही तो होता है हम लोग के केस में। तो चलिए अब हम जो है माइनस कर देते हैं, इसमें एचआरए भी हो सकता है, तो एचआरए जिनको मिलता होगा वो एचआरए सीधे माइनस कर देगा उसमें से अपने तो कुल अमाउंट में से। ये हमारा सैलरी है, इस सैलरी में से हमारा कितना माइनस हो जा रहा है, तो आप कहेंगे 2,50,000 रुपया माइनस हो जा रहा है, 0,0,0,0,0 7 लाख। अब ये 7 लाख जो है यही टैक्सेबल अमाउंट है। अब इस 7 लाख में से 2.5 लाख पे आपका जीरो,
2.5 लाख रुपए का आपका 0 कर दीजिए, 6 4। इस जो जो 7 लाख आपका अमाउंट आपका बच गया, उस 7 लाख अमाउंट यही टैक्सेबल अमाउंट है दोस्तों। टैक्सेबल टैक्सेबल अमाउंट यही है, यही कर योग्य आय है आपका, सब आपने माइनस कर दिया है। अब 2.5 लाख पे गवर्नमेंट छूट दे रही है, 2.5 लाख रुपए निकाल दीजिए, छूट 0 कर दीजिए। तो हमने 0 कर दिया है, 2.5 लाख यहाँ निकाल दिया, यहाँ पे ये निकल गया 2.5 लाख। अब कितना बच गया हमारा अमाउंट? 4,50,000 हमारा अमाउंट अब बचा हुआ है। अब इस 4,50,000 में फिर देखिए यहाँ पे फिर 2.5 लाख, इन दोनों में से दोनों मैच करेंगे तो आपका फिर 2.5 लाख हो जाएगा। उस 2.5 लाख में 5%, तो 5% कितना होगा? तो आप कहेंगे 12,500 रुपया, ये 5% हो जाएगा इसमें से। अब 2.5 लाख फिर निकाल दीजिए, ढाई लाख हमने निकाल दिया, 4.5 लाख से 2.5 लाख रुपया हमने निकाल दिया। फिर अब उस 2.5 लाख पे कितना बना है? 5% बना है। बहुत बहुत ध्यान से इसको समझना होगा, 5% बना है। अब उस 5% में हमने लिख दिया कि साहब 12,500 रुपया उसका टैक्स बना, 5% हमने निकाला। अब बच गया 2 लाख। अब इस 2 लाख में अब इसमें आ जाएंगे, अब इसमें इस 5 लाख के अंतर्गत यानी 20% इसका देना पड़ेगा, 20%। तो 20% करेंगे तो आपका सीधे सीधे जो है 2 लाख रुपए में 20% आपका 40,000 रुपया बनता है दोस्तों। ये 40,000 बन गया 20%। इस अमाउंट पे 2 लाख रुपए का 20% का मतलब 40,000 अमाउंट बन गया, तो ये 40,000 बन जाता है। अब यहां पे टोटल टैक्स देख पा रहा है ना, टोटल टैक्स कितना आपको देना पड़ेगा? टोटल टैक्स पेएबल कितना होगा? तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 0 0 2 एंड 5। देख पा रहे हैं टोटल टैक्सेबल जो है कितना हो जा रहा है? 52,500 रुपया आपका टोटल टैक्सेबल अमाउंट आपका हो जाता है। आपको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये सभी लोग कर सकते हैं, सारे टीचर्स कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें हमने एचआरए को नहीं माइनस किया है। अगर एचआरए होगा, बनता होगा जिसका भी एचआरए जितना भी, जैसे मेरा बनता है 24,000, 24,240 यानी 20 के हिसाब से 20 और 20 के हिसाब से 12 24। चार 0 4 0 0 2 0 2 2 4 2 4 0 24,240 इतना बन रहा है हमारा। मेरा जो एचआरए है अगर 24,240 बन रहा है तो वो माइनस कर देंगे इसमें से, ठीक है। तो फिलहाल हमारा जो जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट आ चुका है। और एक और टैक्स लगता है 4%, आपको पता होगा कौन सा लगता है? तो आप बताते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स, हेल्थ एंड एजुकेशन यानी शिक्षा कर 4%। तो इसी का 4% निकाल लीजिएगा, 4%। तो कितना हो जाएगा? 4 5 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 5 20 और 2 4 5 20 और 1 21। ये भी जो है 2100 रुपया हो गया, यानी 2,100 रुपया इसी अमाउंट में जोड़ दीजिएगा इसी अमाउंट में। 0 0 5 और 1 6 और 2 2 4 और 5। अब इस तरह से कितना अमाउंट आपको पेमेंट करना पड़ेगा? टैक्स की कटौती होगी आपका 54,600 यानी 54,600 जो है आपको टैक्स कटौती आपको हर हाल में करना है। और ये था ओल्ड रिजीम था जो टैक्स स्लैब है, उसके हिसाब से हम लोगों ने देखा जाए तो हम लोगों ने टैक्स पेमेंट हम लोग करते हैं हर साल। ये पुराने जो है, जो पुराना ओल्ड स्लैब था हमारा, उसके हिसाब से है। अभी हम लोग चलते सीखते हैं नया वाले के हिसाब से हम लोग कितना देना पड़ेगा उसी अमाउंट पर।
जस्ट इसी अमाउंट पे हम लोग देखते हैं पुराना वाला जो है कितना देना, अब नए वाले पे कितना देना पड़ेगा वो भी चेक कर लेते हैं। न्यू न्यू टैक्स स्लैब रेजिम। चलिए अब वित्तीय वर्ष वही है, वित्तीय वर्ष मीन्स फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर हमारा जो है 2024 से 2025, और असेसमेंट ईयर निर्धारित वर्ष, ये वित्तीय वर्ष और निर्धारित वर्ष असेसमेंट ईयर जो एक साल ज्यादा होता है 25 से 26, ये हमारा निर्धारित वर्ष है। चलिए अब इसके हिसाब से जो न्यू टैक्स स्लैब है उसमें कोई आपको रिबेट नहीं मिलना है, वो 3,000 तक, 0 से लेके 3 लाख तक, 0 से लेके 3 लाख तक कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 0% है। ठीक है, 0 से लेके 3 लाख तक 0%, और 3 लाख से 3 लाख 1 से 7 लाख तक दोस्तों कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे 5%। अब 7 लाख 1 से 7 लाख 1 से 10 लाख तक 10% 10 लाख तक 10%, 10 लाख 1 से 12 लाख तक 15%। एक एक करके बढ़ रहा है ये 15%। अब फिर 12 लाख 1 से 15 लाख तक 20%। अब फिर उसके बाद जो है 15 लाख से ऊपर 15 लाख 1 से एबव यानी ऊपर ये हो गया आपका 30%। तो हमारा जो है ये जो है आपका बन चुका है न्यू रेजिम, जो नया स्लेब है उसके अकॉर्डिंग जो है सभी टैक्स पेयर जो है सभी सैलरी पर्सन जो है इसी के अकॉर्डिंग जो है टैक्स पे करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इस पे जो है मान लीजिए हमारा एक पिछला भी मैंने निकाला था, उसी के हिसाब से हम भी फिर जो है अब नए रिजिम के हिसाब से निकालते, उसमें जो है 54,000 कितना आया था, इधर मिट गया है, 54,000 मान लीजिए आया था हमारे अमाउंट, इसके पहले जो हम लोगों ने ओल्ड से निकाला था। अब हम न्यू से भी निकालते हैं और इस पे देखते हैं, इस पे जो है देख पा रहे हैं कि 3,000 तक है, और इसका दोस्तों मैं बता दूं स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है उसमें 50,000 था, और इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 75,000 है। 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, बट इसमें कोई आपको इन्वेस्टमेंट का कोई आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सीधा सीधा है। तो जब कोई इन्वेस्टमेंट का लाभ नहीं मिलने वाला है इसमें, तो चलिए इसमें से 75,000 पहले माइनस ही कर लिया जाए। 0,005 14,000। अब हमारा जो है 75,000 हम सीधे सीधे माइनस कर दिया हमने, इसमें से कितना हो गया 8,75,000 रुपया जो है ये हमारा अमाउंट होता है जिसपे हमको जो है टैक्स पे करना है। ठीक है, और इसमें जो है आपका सिर्फ एसडी ही माइनस होगा और कोई अमाउंट जो है आपका माइनस नहीं होने वाला है। ठीक है, उसको एक बार चेक कर लिया जाता है।
चलिए, अब जो है इसमें जो एनपीएस हमारा कटौती होती है, एनपीएस का, एनपीएस तो देखा होगा, मान लीजिए आपका 1 लाख एनपीएस की कटौती हो गई, 1 लाख, और गवर्नमेंट जो भरती है, ये एनपीएस हमारा 10% करता है, और 14% जो है वो 14% जो है वो गवर्नमेंट हम उसी में ऐड करती है। 14% यानी 14,000, 1,40,000 ये गवर्नमेंट उसमें पे करती है। ठीक है, तो ये अमाउंट जो है, जो 14% गवर्नमेंट पे करती है, कंट्रीब्यूट करती है हमारे एनपीएस में, वो अमाउंट इसमें से माइनस होगा। एक बार खुद भी चेक कर लीजिएगा आप लोग भी, अगर मिस्टेक होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, फिर एक बार इसको देखा जाएगा। माइनस कर दीजिए। अब ये अमाउंट जो है, यही अमाउंट दोस्तों जो हमने लिखा है, यानी 14% वाला एनपीएस का जो अमाउंट होगा वो माइनस होगा हमारे टोटल अमाउंट में से, जो हमारा इनकम है। तो दो इसका मतलब है कि अमाउंट हमारा जो है डिडक्ट हो रहा है हमारे मूल वेतन से। एक तो 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हो रहा है, और एक 7,35,000, यानी 1 लाख जो है, ये 14% जो है हमारा एनपीएस जो है गवर्नमेंट तो ऐड करती है हमारे एनपीएस अकाउंट में। जो 10% तो हमारा पैसा जाता है, कटौती होती है हमारे सैलरी से, और 14% जो है वो गवर्नमेंट क्या करती है कि उसी में ऐड करके, और तब पेमेंट होता है, और वो हमारे अकाउंट में जो प्राण है उसमें ऐड होता है। ठीक है, चलिए, तो इतना अमाउंट हमारा आ चुका है। अब इस पे इसका 3 लाख, तो पहले आप 0 कर लीजिए, निकाल इसको माइनस कर दीजिए, 0,00,5,3 और ये हो गया 4, यहां हमारा हो गया 0। ठीक है, अब इसके बाद यहां देख रहे हैं 3 से 7 यानी 4 लाख पे 5%, तो 4 लाख और माइनस कर दीजिए। 4 लाख पे कितना परसेंट है दोस्तों? तो 5% है, तो 4 लाख 5% का मतलब 20,000 ये हो गया, तो 20,000 यहां लिख दीजिए। बीस हजार ये हो गया, कितना बच गया? अब 35,000 बच गया, 35,000 सही है ना? चलिए 35,000 बच गया, इस 35,000 अमाउंट का 10%, तो 3,500, ये 35%, 3,500 रुपया। अब इनको जोड़ दीजिए, कितना हो जा रहा है? 23,500 रुपया जो है हमारा टैक्स का अमाउंट बन रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जो है आगे हम लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि हमारी सैलरी तो हो गया, पूरा टैक्स हमारा जो है हमने कैलकुलेट कर लिया है कितना होगा। अब इसी का 4% और निकाल लीजिएगा, जो स्वास्थ्य और शिक्षा कर लगता है हमारा 4%, तो 4×5 20 और 4×3 12 और 12×2 14 और 4×2 8, 8×1 9, 940 रुपया और इसमें जोड़ दीजिए आप 4% इसका, तो कितना हो जाएगा ये? 0 4 9 5 14 2 1 3 1 4 और यानी 24,440 रुपया जो है हमको टोटल जो है हमको पेमेंट करना होगा। किस पे करना होगा? तो आपको न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग जो है हमको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, साफ साफ देख पा रहे हैं, ये आपको इतना करना ही पड़ेगा। ठीक है, देख रहे हैं, समझ में आ गया? ये नया जो टैक्स स्लैब बना है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया कि यहाँ पे 14% हमने माइनस किया, और फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ माइनस होगा, बाकी सारे अमाउंट पे हमको टैक्स देना ही है। और टैक्स देने के लिए हमको कैटेगरी वाइज जितना परसेंट कितने अमाउंट पे है वो निकालेंगे, और 4% जो है वो हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स ऐड कर दीजिएगा उसमें। जो टैक्स बना उस टैक्स का 4%, किसी और अमाउंट का 4% मत ऐड कर दीजिएगा, जो हमारा टैक्स बन रहा है लेवल उसका 4% हमको करना होगा। और इस तरह से हमारा ये
ओल्ड ये न्यू रिज्यूम जो है हमारा जो स्लैब है टैक्स स्लैब उसके अकॉर्डिंग हमारा पेमेंट हो जाता है। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये खुद भी आप लोग किया करें, खुद किया करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज मेरे चैनल पे जरूर आप कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। पुराना स्लैब और नया स्लैब दोनों आपको समझ में आ गया होगा, किसके हिसाब से देना है, कितना देना है और कितने अमाउंट पे देना है। आप खुद भी अपना निकाल के चेक कर लीजिएगा। कोई मिस्टेक होता तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे टैक्स पे। टैक्स टैक्स पे बात हम लोग कर रहे थे और काफी डिस्कस हम लोगों ने किया। और हम लोग जो है जो निर्धारित टैक्स है जिसको डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं, सारे सैलरी पर्सन जो है वो डायरेक्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें जो है हम लोग निकालना सीखा कि हमको टैक्स कैसे देना है। हम अपना जो आयकर आगरण प्रपत्र भरते हैं वो कैसे भरते हैं वो हम लोगों ने अभी सीखा, दोनों सीखा। पुराना स्लैब के अकॉर्डिंग सीखा, रेजिम के अकॉर्डिंग सीखा और न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने दोनों सीखा। अब हम चलते हैं एक और जो है इनडायरेक्ट टैक्स जो हम पेमेंट करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स यानी जिसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, अप्रत्यक्ष कर, जिसका आप जो कह रहे हैं जीएसटी। ये बहुत प्रचलित आप टैक्स देख रहे हैं जीएसटी। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वस्तु, गुड्स मिस होता है वस्तु, सामान, वस्तु एवं सेवा कर, सेवा कर। ठीक है। ये जो जीएसटी जो है बहुत आपने देखा होगा, बहुत इसके लिए प्रोटेस्ट भी हुआ। और जीएसटी जो है इसका अगर ऐतिहासिक पहलू पे बात करें तो इसका जो है सबसे पहले जो श्रेय जाना था, जिसको जीएसटी का जनक ही कहा जाता है, वो है डॉक्टर विजय केलकर। डॉक्टर विजय केलकर, डॉक्टर विजय केलकर। ये जो है इनको जो है भारतीय जो है जीएसटी के जनक की उपाधि दिया गया है इनको। ठीक है, डॉक्टर विजय केलकर को दिया जाता है। ठीक है। और साथ साथ मैं बता दूं आपको कि और साथ साथ अटल बिहारी जो वाजपेयी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी, इनको क्या कहता है, भारत में जीएसटी के जनक की उपाधि मिली है, उपाधि डॉक्टर विजय केलकर को। और अटल बिहारी स्वर्गीय अटल बिहारी पूर्व पीएम, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को जो है भारत में जीएसटी लागू करने, भारत में जीएसटी पर विचार प्रस्तुत करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। लेकिन कब इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे तो आप बताएंगे 2000 के दशक। ठीक है, 2000 के दशक जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, यानी जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जीएसटी पे क्या किया था, अपना विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसलिए उनको श्रेय जाता ही है। और फिर अब 2014 के बाद 2014 में जो है आपने देखा कि बीजेपी गवर्नमेंट आई। ओके, तो उन्होंने जो है 1 अप्रैल 2017 को जीएसटी को लागू कर दिया, प्रभावी कर दिया। ठीक है, ये आपका डेट है, डेट भी देख लीजिएगा और इसका मेंशन भी देख लीजिएगा। ठीक है, 1 जुलाई, 1 अप्रैल में लिख दिया, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है पूरे भारत में लागू हो जाता है। ठीक है, अब जीएसटी में जो लागू हुआ है दोस्तों, तो अलग अलग सामानों पे अलग अलग कैटेगरी उन्होंने बनाया कि किस कैटेगरी के सामान पे कितना परसेंट जो है वो टैक्स लोगों को देना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी बनाया, उसमें कुछ जो है जीएसटी के अंतर्गत है। देखिए, कुछ तो क्या किया है कि छूट दिया, कुछ सामानों पे छूट दिया
तो किसी पे 5% दिया, किसी पे आपका 12% दिया, किसी पे 18% दिया और किसी पे 28%। इस तरह से जो है देखा जाए तो ये 4 कैटेगरी जो है परसेंटेज का बनाया गया कि जिसपे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है। और छूट में, तो छूट में क्या क्या आपका आया, तो छूट में आपका एजुकेशन आया, शिक्षा का, जैसे एजुकेशन एंड हेल्थ, हेल्थ एजुकेशन सेवा और हेल्थ सेवा, ये दोनों में जो है जीएसटी जो है वंचित रखा गया, यानी इसको जीएसटी नहीं देना था। और साथ साथ अनाज पे भी है, सीरियल्स, अनाज पर भी नहीं दिया गया। फ्रूट पे जीएसटी आपका नहीं लगता है, फ्रूट वेजिटेबल्स पे जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है। और हेल्थ, हेल्थ में आ गया आपका दवाइयां, मेडिसिन। ठीक ना। तो ये समझ में आ गया होगा कि किस पे जो है आपको जीएसटी फ्री है, नहीं देना पड़ता है। अब 5% आ जाइए तो 5% जो है खाने पीने की चीजों पे आपको देना ही पड़ता है, 12% भी देना पड़ता है और 18% भी देना पड़ता है। और 28% वाला तो बहुत जो लग्जरी आइटम है, जैसे आपका कार आ गया, कार आ गया है। ठीक है। अच्छी अच्छी चीजें यानी ब्रांडेड चीजें जो है आपका सब 28% ही देना पड़ता है। बहुत हाई जीएसटी लगता है जो लग्जरी चीजें हैं हमारे लाइफ के लिए, जो बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना। और जो कम है वो आपका, अभी हाल ही में देखा आपने कि गवर्नमेंट ने अभी संशोधन किया है, टाइम टू टाइम जो है हर साल जो है कुछ तो कुछ जीएसटी में भी प्रावधान, अमेंडमेंट या संशोधन होते रहते हैं, कुछ घटाए बढ़ाए जाते हैं। तो उसमें पॉपकॉर्न पे आया था कि पॉपकॉर्न पर भी जीएसटी अब देना होगा। इसका मतलब पॉपकॉर्न पे जीएसटी नहीं था, अब देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। चलिए, तो हमने दोनों तरह के टैक्स हमने पढ़ा, जीएसटी के बारे में भी पढ़ लिया। 4 कैटेगरी का टैक्स जो है जीएसटी ने लागू किया है। अब उसमें बहुत सारे अलग अलग चीजों को, अब देखिए लोहा और जो जितने हैं इस्पात लोहा सब पे जो है 18% जीएसटी है, यानी जो जितने कॉस्टली हैं बड़ी चीजें हैं उस पर और बड़ा बड़ा जो है टैक्स लगता गया है। छोटी चीजों में खाने पीने की चीजों पे जो है 5% आपको देना ही पड़ता है। यानी आप जब होटल में खाना वाना खाने जाते हैं, भोजन करने जाते हैं होटल में किसी ठहरते हैं, तो उस पर आपको 5% देना ही पड़ता है टैक्स, यानी जीएसटी जिसे आप कहते हैं। और 5% में 2.5% आप देखते होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट का और 2.5% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो जीएसटी और सीएसटी भी लिखा होता है, दोनों टैक्स लिखा होता है 50-50%, उसमें आधा दखल हो जाता है। ठीक ना। तो अब चलिए इसी के साथ जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो अब इतना हो गया जीएसटी के बारे में। अब कुछ हम लोग जो है अब देखिए, अब प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर आप समझ गए होंगे कि किसे कहते हैं। जीएसटी क्या है, द प्राइस ऑफ ए सैंडल। चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। वेरी इजी क्वेश्चन है, उसको हम लोग करते हैं सॉल्व। बीस हजार मंथली इनकम 20,000। एक क्वेश्चन है जो टैक्स पर ही है, मंथली इनकम ऑफ केशव, द मंथली इनकम ऑफ केशव, द मंथली मंथ द मंथली इनकम, द मंथली इनकम ऑफ केशव, मंथली इनकम ऑफ केशव इज 20,000 रुपीज, 20,000 रुपीज है। तो एक्सप्लेन करना है आपको, एक्सप्लेन करना है वेदर एनुअल इनकम ऑफ केशव इज टैक्सेबल। एक्सप्लेन करना है वेदर एनुअल इनकम, एनुअल इनकम ऑफ केशव, इनकम ऑफ केशव इज टैक्सेबल, टैक्सेबल और नॉट।
चलिए, एक जो है यह देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में ले रखा है कि मंथली इनकम ऑफ केशव, यानी कह सकते हैं कि केशव की जो है मासिक आय जो है वो 20,000 रुपया है, यानी 20,000 रुपया उसको सैलरी मिलती है, कमाता है। तो बताना है कि उसका एनुअल इनकम, केशव का एनुअल इनकम जो है जो बनेगा उस पर वो टैक्स देगा कि नहीं देगा, ये बताना है दोस्तों। तो चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा कि पहले इसका ग्रॉस जो है और उसका सैलरी कितना कितना होगा 12 मंथ का। तो टोटल इनकम ऑफ 12 मंथ, टोटल इनकम ऑफ 12 मंथ, 12 इंटू 20। अब ये 2,40,000 रुपया कितना बन रहा है? 2,40,000 रुपया बन रहा है। तो आपको तो पता ही है कि 2.5 लाख रुपया क्या है, छूट है सीधे सीधे। तो इसका मतलब है कि इस पे क्या करना होगा, टैक्सेबल, कैसा टैक्सेबल नहीं है। सो केशव अमाउंट, केशव इनकम इज नॉट टैक्सेबल। ठीक है, कंफर्म हो गया, क्योंकि बिकॉज चलिए, बिकॉज 2,50,000 इज फ्री अमाउंट, ये अमाउंट है, इज फ्री फ्रॉम टैक्सेबल अमाउंट, चलिए ये जो है 2.5 लाख रुपया तो फ्री है, उसके ऊपर अगर अमाउंट होता है तब तो टैक्स देना पड़ेगा उस पर। तो यहाँ पे तो 2,40,000 है, ठीक है, इसलिए उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चलिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको मैं हटाता हूं। केशव को टैक्स देना पड़ेगा या नहीं, तो नहीं देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और है, एमपी ऑफ अ पेयर ऑफ शूज, इज 1,500 if 80% GST is to pay on it. How much money consumer pay to purchase it? Consumer pay to purchase it. चलिए, एक क्वेश्चन आ चुका है कि एमपी लिखा हुआ है, एमपी मीन्स होता है मार्क्ड प्राइस, एमपी मीन्स मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस कितना है जूते का, तो आप कहेंगे 1,500 रुपया। और जीएसटी कितना देना है, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स कितना लगाया है, 80%। तो बताना है कि उस कंज्यूमर को, यानी उपभोक्ता को, कस्टमर को कितना रुपया पेमेंट करना होगा उस जूते का, उस शूज का। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे कि इसी का अब जीएसटी जो लगाया है तो कितना अमाउंट जीएसटी का होगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी, जीएसटी इसी 1500 का 18% निकाल लीजिए आप। अब कैंसिल कर दीजिए और दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, 148.5 270 यानी 270 रुपीज इतना जीएसटी बन रहा है। यानी 1500 रुपए पे 18% अगर निकाला जाए तो जीएसटी बनेगा आपका 270 रुपया जीएसटी बन रहा है। तो अब पेएबल अमाउंट कितना होगा, पेएबल अमाउंट टू परचेज शूज, परचेज ऑफ शूज। तो अब 1500 तो उसका मार्क प्राइस हो गया और 270 रुपया इसका जो है आपका जीएसटी हो गया। तो अब दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो 1770 रुपये जो है 1770 रुपीज आपको पेमेंट करना है दुकान वाले को जब शूज लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जीएसटी वाला भी क्वेश्चन हो गया और इनकम वाला भी क्वेश्चन हमारा जो है सॉल्व हो जाता है। इसी तरह क्वेश्चन पाने के लिए दोस्तों मेरे चैनल पे बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।